प्यारे विद्यार्थियों, वेरी गुड मॉर्निंग। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे लॉ ऑफ डिमांड, मांग के नियम। पिछले लेक्चर में हमने लॉ ऑफ डिमांड के पहले भाग की चर्चा करी थी और हमने उसमें देखा था कि मांग क्या होती है, व्यक्तिगत मांग तालिका क्या किसे कहते हैं, बाजार मांग तालिका कैसे बनाते हैं और डिमांड कर्व किस तरह से डिराइव किया जाता है, और साथ ही मांग को निर्धारित करने वाले तत्वों की बात हमने करी थी। आज उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए, क्योंकि ये टॉपिक परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है और हमारा जो थर्ड सेक्शन है बीए पार्ट फर्स्ट पेपर का, उसका एक महत्वपूर्ण भाग है ये कि मांग और पूर्ति के वक्र कैसे निकाले जाते हैं, मांग और पूर्ति को निर्धारित कैसे किया जाता है, उनके द्वारा कीमत का निर्धारण आदि आदि। मांग में परिवर्तन, चेंज इन डिमांड कर्व, जैसा मैंने पहले कहा था कि मांग में परिवर्तन कई तत्वों से प्रभावित होता है। न केवल उस वस्तु की कीमत से जिसकी हम मांग कर रहे हैं, बल्कि अन्य वस्तुओं की कीमतें भी मांग को प्रभावित करती हैं, आय भी मांग को प्रभावित करती है उपभोक्ता की, और साथ ही उसकी अपनी इच्छाएं, उसकी प्राथमिकताएं, ये सब चीज़ें मिलकर के मांग को तय करती हैं। मांग में परिवर्तन दो तरह से होते हैं, एक कमी होती है, एक मांग में वृद्धि होती है। तो यहाँ अर्थशास्त्र की दृष्टि से हम देखते हैं तो मांग में दो तरह के परिवर्तन होते हैं, मांग में वृद्धि होना और मांग में कमी होना। पहला है मांग में वृद्धि होना। जब किसी वस्तु का मूल्य नहीं बदले लेकिन किन्हीं दूसरे तत्वों में बदलाव आने की वजह से उसकी मांग बढ़ जाए, तो उसे मांग में वृद्धि होना कहते हैं। क्या मतलब ये है कि यदि हम किसी वस्तु की मांग करें, उस वस्तु के मूल्य में कोई वृद्धि नहीं हो, लेकिन उसके अलावा दूसरे तत्वों में हो सकता है अन्य वस्तु की मांग भी हो, अन्य वस्तु की कीमत भी हो, या उपभोक्ता की आय भी हो, या इसके अलावा उपभोक्ता की इच्छाएं भी हों, उसकी प्राथमिकताएं हों, भविष्य में उसकी मांग हो, आदि आदि तत्वों में यदि बदलाव आने की वजह से मांग में वृद्धि होती है, तो वो एक तरह से मांग में परिवर्तन, वृद्धि की ओर इशारा करता है। जब मांग में वृद्धि होती है तो मांग वक्र दाईं ओर खिसक जाता है। नीचे आप डायग्राम में देख सकते हैं, हमने जो बनाया है कि इस डायग्राम में एक्स और वाई एक्सिस, ये जो वाई एक्सिस है इस पे हमने कीमत को दर्शाया है, और ये एक्स एक्सिस है, इस पे हमने मांग की मात्रा को दर्शाया है। यहाँ दिया हुआ है कि यदि इस वस्तु की मांग और मांग का निर्धारण उसकी कीमत के आधार पर होता है। यहाँ ये दिखाया गया है, जैसा कि नीचे इसके विश्लेषण में बताया गया है कि इस चित्र में वस्तु का मूल्य समान है, लेकिन किन्हीं अन्य तत्वों में बदलाव आने की वजह से इसकी मांग 80 इकाइयों से बढ़कर के 115 हो जाती है। यानी ये कीमत स्तर है 12 पर उस वस्तु की मांग है 80 इकाइयों की। अब यहाँ ये कहना कि इस वस्तु की कीमत में परिवर्तन नहीं हो रहा है, लेकिन यहाँ इसकी मांग में परिवर्तन हो रहा है। कारण कि यदि इसकी कीमत के अलावा जो अन्य तत्व हैं जिनकी हमने चर्चा ऊपर करी है, उन तत्वों में परिवर्तन के कारण, उन तत्वों में बदलाव के कारण यदि मांग ए से बढ़कर बी तक पहुंच जाती है, यानी डिमांड कर्व डी डी
से दाईं तरफ खिसक कर D2 हो जाता है, तो यह कहलाता है मांग में वृद्धि। इस तरह से यहाँ ये कहना कि इस वस्तु की कीमत समान है, मूल्य समान है, लेकिन अन्य तत्वों में बदलाव की वजह से इसकी मांग 80 इकाइयों से बढ़कर के 115 इकाई हो जाती है, तो इससे मांग वक्र D से खिसक करके D2 पर आ गया है और इससे मांग में वृद्धि को हम दर्शा रहे हैं, दिखा सकते हैं। तो इसको मांग में वृद्धि कहा जाता है। इस वृद्धि के कारण कौन कौन से हैं? जो मांग वक्र A से B तक दाईं तरफ खिसक गया है, इसके कारण है उपभोक्ता की आय में वृद्धि होना। उपभोक्ता, जैसा मैंने पहले भी कहा था कि उस वस्तु की कीमत के अलावा अन्य तत्व जिनमें उपभोक्ता की आय में वृद्धि भी हो सकती है। पूरक वस्तुओं के मूल्यों में गिरावट। पूरक वस्तुएं क्या होती है? पहले भी बताया गया है कि एक वस्तु के बिना दूसरी वस्तु का उपयोग नहीं होना, यूँ कह सकते हैं। जैसे गाड़ी और डीजल, ये आपस में पूरक वस्तुएं हैं। तो पूरक वस्तु के मूल्य में यदि गिरावट आती है तो उससे उस वस्तु की मांग में भी परिवर्तन आता है। वैकल्पिक वस्तु का मूल्य बढ़ना और भविष्य में कीमत बढ़ने की आस, ये 4 कारण हैं जिनकी वजह से मांग वक्र A से B की तरफ खिसक रहा है। इसके बाद दूसरा जो हमने शुरू में देखा कि मांग में परिवर्तन होता है, वो कमी के रूप में होता है। तो मांग में कमी आना। मांग में कमी आने का मतलब जब किसी वस्तु के स्वयं के मूल्य में परिवर्तन ना हो, लेकिन अन्य घटकों जिनकी चर्चा हमने ऊपर करी है, जिसमें उपभोक्ता की आय है, पूरक वस्तुओं की कीमतों का में परिवर्तन आना है, या वैकल्पिक वस्तुओं की कीमतों में परिवर्तन आना है, या भविष्य की में कोई इस तरह की उम्मीद हो कि उसकी कीमतों में परिवर्तन आएगा। ये जो अन्य घटक हैं, इनमें परिवर्तन आने की वजह से मांग में यदि कमी आ जाए तो इससे परिवर्तन को मांग की कमी कहा जाता है। इसमें मांग वक्र दाईं ओर से बाईं ओर खिसक जाता है। यहाँ हम देखेंगे नीचे कि ये जो y एक्सिस पर हमने कीमत को दर्शाया है, x एक्सिस पर हमने मात्रा को दर्शाया है, और वही जो ऊपर डायग्राम बनाया था कि 12 जो मूल्य स्तर 12 रुपये दिया हुआ है, यदि उसकी कीमत वस्तु की 12 रुपये है तो उस पर उसकी मांग है 115 इकाइयाँ। और यह B जो D वक्र है, उस पर जो B बिंदु है, उससे दर्शाया गया है कि 12 रुपये दिए हुए कीमत स्तर पर मांग की मात्रा 115 इकाइयों की है। अब यदि अन्य घटकों में परिवर्तन होता है, जिसकी चर्चा हमने ऊपर भी करी है, कारण कि उपभोक्ता की आय में यदि कमी आती है, वैकल्पिक वस्तुओं की कीमतों में कमी आती है, या पूरक वस्तुओं के मूल्य बढ़ जाते हैं, या भविष्य में कीमत कम होने की उम्मीद हो, इन तत्वों की वजह से उसकी मांग 115 इकाई से घट करके 80 रह जाती है। 115 से घट करके 80 इकाई मांग, यानी मांग में कमी आ जाती है, तो मांग वक्र भी D1 से बाईं तरफ खिसक करके D2 यहाँ ये A बिंदु पर संतुलन स्थापित होता है, या यहाँ वो वस्तु मांग की कमी को दर्शाया गया है। यानी B से A तक जो वक्र खिसका है, यह मांग में कमी को दर्शा रहा है। ठीक है, तो इसमें कमी क्यों आई? जैसा मैंने पहले कहा कि दूसरे 2 तत्व हैं जिनमें उपभोक्ता की आय में कमी हो सकती है, पूरक वस्तुओं के मूल्य में बढ़ोतरी हो सकती है, या वैकल्पिक वस्तुएं हैं उनके मूल्यों में गिरावट, या भविष्य में कीमतों में कमी होने की आशंका होने के चलते ऐसा होता है। तो ये हुआ मांग में कमी के रूप में जो परिवर्तन होता है। अब हम बात करते हैं मांग का विस्तार होना। मांग का विस्तार क्या होता है? मांग का विस्तार जब वस्तु के अन्य सभी तत्वों में परिवर्तन नहीं आए, लेकिन स्वयं उस वस्तु के मूल्य में कमी आ जाने से मांग में जो बढ़ोतरी हो जाती है, इसे मांग का विस्तार बोलते हैं। अर्थात
मैंने पहले कहा कि जिस वस्तु की हम बात कर रहे हैं, यदि उस वस्तु के स्वयं के मूल्य में कमी आने से मांग बढ़ जाए तो उसे मांग का विस्तार कहते हैं। इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना होगा कि उस वस्तु के मूल्य के अलावा जो अन्य तत्व हैं जिनकी हमने बात ऊपर भी करी है, उन तत्वों में कोई परिवर्तन ना हो, यानी उपभोक्ता की आय भी ना बदले, पूरक वस्तुओं के मूल्य में भी परिवर्तन ना हो, वैकल्पिक वस्तुओं के मूल्य में भी कोई गिरावट या कमी या बढ़ोतरी ना हो, और भविष्य में कीमतों में कोई भी परिवर्तन की उम्मीद ना हो। केवल और केवल जिस वस्तु की मांग कर रहे हैं उस वस्तु की मांग में बढ़ोतरी हो जाए। क्यों? उस वस्तु के मूल्य में कमी आने से। इसको मांग का विस्तार कहते हैं। ऐसा होने पर वक्र एक जगह से दूसरी तरफ नहीं खिसकता है, बल्कि मांग में बढ़ोतरी के रूप में देखा जाता है। यहाँ हम देख सकते हैं कि इस चित्र में वाई एक्सिस पर मूल्य को दिखाया गया है, एक्स एक्सिस पर उस वस्तु की मांगी गई मांग की मात्रा को बताया गया है। जब यहाँ मूल्य 16 रुपये से गिर करके 12 रुपये हो जाता है, यानी पहले उस वस्तु का मूल्य 16 रुपये था, उस पर उस वस्तु की मांग थी 60 इकाइयों की, लेकिन उसकी कीमत में परिवर्तन हो गया, यानी कीमत कम हो गई। 16 से गिर करके जब वो 12 रह जाती है तो 12 यानी कीमत में कमी होते ही उसकी मांग में वृद्धि होती है, मांग में विस्तार होता है, और अब वह 60 की जगह 80 इकाइयों की मांग करता है। तो ये जो मांग में विस्तार हुआ है ए से बी बिंदु पर, सेम उसी वक्र पर, डी डी वक्र पर ही, तो इसे कहते हैं मांग का विस्तार, मांग में बदलाव। इसके बाद आता है मांग में संकुचन, यानी मांग का सिकुड़ना, कम होना। ये स्थिति तब होती है जब किसी वस्तु के मांग के अन्य तत्वों में कोई बदलाव नहीं होता और सिर्फ जिस वस्तु की मांग की बात की जा रही है उसके मूल्य में बढ़ोतरी होने से मांग में गिरावट आ जाए। ऐसी स्थिति को मांग में संकुचन आना कहते हैं। ऐसा होने पर वक्र अपनी जगह से दूसरी तरफ खिसकता नहीं है, बल्कि उसी वक्र पर एक बिंदु से दूसरे बिंदु की तरफ, यानी वह बाईं ओर वो बिंदु खिसक जाता है, और इस तरह से वस्तु के मूल्य को ऊपर की तरफ बढ़ता हुआ इसमें दर्शाया जाता है। यहाँ इस चित्र में हम देख सकते हैं कि वाई एक्सिस पर जो मूल्य बताए गए हैं और एक्स एक्सिस पर मांग की मात्रा को दर्शाया गया है। तो यहाँ देख सकते हैं कि वस्तु का मूल्य 12 रुपये से बढ़कर के 16 रुपये, यानी प्रारंभिक रूप से देखें तो उस वस्तु की कीमत 12 रुपये है और 12 रुपये पर वह 80 इकाइयों की मांग कर रहा है। लेकिन यदि अब कीमत 12 से बढ़कर के 16 हो जाती है तो कीमत बढ़ते ही उस वस्तु की मांग में गिरावट आती है। वो 80 इकाइयों से अब 60 की ही मांग कर रहा है। तो इस परिवर्तन की वजह से, इस मूल्य में वृद्धि की वजह से जो मांग में संकुचन आया है, मांग में कमी आई है, वह उसी डी डी वक्र पर ए से बी बिंदु की तरफ खिसक जाता है। ये ऊपर की तरफ खिसक जाता है, यूँ कहें, या बाईं तरफ खिसक जाता है उसी सेम वक्र पर। तो ये कहलाता है मांग में संकुचन। अब बात करते हैं मांग का नियम क्या है। जैसा मैंने पहले कहा था कि मांग किसी वस्तु की कीमत से प्रभावित होती है, इसको हम आगे भी देखेंगे, लेकिन यहाँ ये देखना जरूरी है कि मांग का नियम में 2 तत्व होते हैं, मांग और उस वस्तु की कीमत। उस वस्तु की कीमत और मांग का जो संबंध है उसे मांग का नियम कहते हैं, और यह संबंध विपरीत होता है। मांग के नियम के अनुसार वस्तु की कीमत और उसकी मांगी गई मात्रा में विपरीत संबंध होता है। विभिन्न तालिकाओं में हम देख चुके हैं कि जैसे जैसे मूल्य कम होता है उपभोक्ता उस वस्तु की मांग ज़्यादा करता है। इसके विपरीत यदि कीमत में वृद्धि होती है
तो वह उस वस्तु की मांग में भी कमी कर देता है। इसे ही मांग का नियम कहते हैं। इस चित्र में हम देख सकते हैं कि वाई एक्सिस पर वस्तु की कीमत दी हुई है, एक्स एक्सिस पर वस्तु की मांग दी हुई है, और यहाँ 1 2 3 4 5 के रूप में उस वस्तु की कीमत को दर्शाया गया है। वहीं एक्स एक्सिस पर 1 2 3 4 5 के रूप में उसकी मांग को दर्शाया गया है। या कह सकते हैं कि दोनों एक्सिस पर मांग और उस वस्तु की कीमत के संबंध के द्वारा ये बताने का प्रयास हुआ है कि जब उस वस्तु की कीमत 1 रुपये है तो उस 1 रुपये पर वह मांग की मात्रा यानी 5 इकाइयों की मांग करता है, और जब बढ़कर के 1 से 2 रुपये उसकी कीमत हो जाती है तो अब वह मांग को घटा करके 5 से 4 पर आ जाता है। 3 रुपये यानी और कीमत उसकी बढ़ती है, 2 से 3 होती है, तो अब वह मांग में और कमी करता है। अब वो 4 इकाइयों को मांगने के बजाय 3 पर आ जाता है, और इसी तरह से जैसे जैसे कीमत बढ़ेगी वैसे वैसे वह उपभोक्ता वस्तु की मांग कम करता जाता है। यही मांग का नियम है। और इस तरह से ABCDE या इस तरह से ये DD मांग वक्र तय होता है। मांग के नियम के कुछ अपवाद भी हैं, यानी हर बार ये नहीं होता है कि जब जब कीमत बढ़े तो मांग कम हो, या जब जब कीमत घटे तो मांग में वृद्धि हो। ये अपवाद के रूप में कुछ चीज़ें ऐसी आती हैं जो मांग के नियम पर लागू नहीं होती हैं। जैसे कुछ बुनियादी ज़रूरत की चीज़ें होती हैं, जैसे नमक है, आटा है, चावल है। ये भले ही चाहे कीमत कितना ही बढ़े लेकिन इनका उपभोग कम नहीं होता है, क्योंकि ये व्यक्ति के जीवन जीने के लिए आवश्यक वस्तुओं की श्रेणी में, बुनियादी वस्तु की श्रेणी में आती हैं। यदि इनका मूल्य बढ़ भी जाए तो भी इनका उपभोग कम नहीं होता है, इसलिए ये मांग के नियम के अपवाद की स्थिति में आता है। और कीमतों के बढ़ने पर मांग में कमी भी नहीं आती है, कीमत घटने पर मांग में वृद्धि भी नहीं होती है। विलासिता की वस्तुओं के संदर्भ में हीरे, सोने, चांदी, जवाहरात आदि कुछ ऐसी वस्तुएं हैं जिसे ऊंची प्रतिष्ठा वाले लोग खरीदते हैं। अब ये इसमें चाहे भले ही कीमत कितना ही बढ़े, लेकिन जिनकी प्रतिष्ठा सोने, चांदी, जवाहरात से देखी जाती है तो वो कीमत बढ़ने पर भी उसकी मांग में कमी नहीं करते हैं। ये मांग का दूसरा अपवाद है मांग के नियम का। तीसरा, दुर्लभ वस्तुओं के संदर्भ में। दुर्लभ वस्तुएं कौन सी होती हैं? दुर्लभ वस्तुओं में कुछ ऐसी वस्तुएं होती हैं जब जैसे धरती के नीचे जो पदार्थ पाए जाते हैं, ऐसे दुर्लभ वस्तुओं के संदर्भ में भी मांग का नियम लागू नहीं होता है। इनकी मात्रा बहुत सीमित होती है। जैसे दुर्लभ पत्थर है, मान लीजिए कोई धरती में खनन के दौरान कोई ऐसा दुर्लभ मूर्ति निकल के आ जाए या दुर्लभ पत्थर निकल के आ जाए जिसकी पूर्ति बहुत सीमित है, तो ऐसी वस्तु की सीमित पूर्ति के बावजूद भी इसकी कीमतों की तरफ लोग नहीं देखते हैं। कीमत कितना चाहे जितनी हो, फिर भी ऐसी वस्तु को लोग अपना शौक पूरा करने के लिए खरीदते हैं। तो ये दुर्लभ वस्तुओं की श्रेणी में भी आने वाली वस्तुएं हैं, वो मांग के नियम का अपवाद हैं। और इसी तरह से गिफिन वस्तुएं कौन सी होती हैं? गिफिन वस्तुएं ऐसी विशेष प्रकार की जो सुलभ वस्तुएं होती हैं जिनका यदि मूल्य कम कर दिया जाए तो भी इनकी मांग तो इनकी मांग भी कम हो जाएगी, और यदि इनका मूल्य बढ़ा भी दिया जाए तो इनकी मांग भी बढ़ जाएगी। जैसे बाजरे का उदाहरण ले सकते हैं कि यदि किसी व्यक्ति का आय कम है तो वह गेहूं के मुकाबले बाजरा अधिक काम में लेगा क्योंकि सस्ता है, और यदि बाजरे की मांग बढ़ जाती है तो भी वह मांग का नियम इस पर लागू नहीं होता है। यदि उसकी आय बढ़ जाती है उपभोक्ता की, वह बाजरे के मुकाबले गेहूं लेना पसंद करेगा, जिससे बाजरे की मांग कम हो जाएगी, तो यह भी मांग के नियम के अपवाद की स्थिति बन जाती है। इस तरह से कहने का तात्पर्य यह है कि मांग का नियम वस्तु की मांग और कीमत के संबंध को दर्शाता है, जो सामान्यतः
कीमत बढ़ने से मांग कम होती है और कीमत के कम होने से मांग बढ़ती है। इसके कई उदाहरण देकर हमने समझाने का प्रयास किया। मांग के नियम के कुछ अपवाद भी हैं, वो भी हमने चर्चा करी। मांग कैसे बढ़ती है, कैसे कम होती है, कैसे उसका संकुचन होता है और कैसे उसका विस्तार होता है, इन सब बातों की चर्चा हमने यहाँ करी है। आशा है आपको समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।